कहा जा रहा है कि इससे आरजेडी के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। हमें तो कोई परेशानी नहीं है भाई। परेशानी उनको हुई तभी तो विस्तार किया है। और नीतीश कुमार को पता नहीं। जो मुख्यमंत्री 15 साल से सरकार में थे उनको पता नहीं कि मेरी सरकार में 7 लाख पद रिक्त हैं। वो तो तेजस्वी यादव ने बताया तो वो विश्वास नहीं कर रहे क्योंकि वो अपने से ज्यादा ज्ञानी किसी को समझते नहीं यार। नीतीश कुमार जी। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही बहुत है। नहीं, हम पे क्या है? हम एक अदने से कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने हमें जिम्मेवारी नहीं, तेजस्वी यादव के करीबी है। नहीं, जात पात से ऊपर उठ के ये मंत्रियों की जाति बताने से बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। आप जमात के लिए क्या करते हैं उससे बिहार आगे बढ़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव से पहले नीतीश सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है। मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव, इनसे बात करेंगे। सर, इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, आप लोग भी बिहार घूम रहे हैं। उससे पहले नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जाति क्षेत्र सबका ध्यान भी रखा गया है। कहा जा रहा है कि इससे आरजेडी के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। हमें तो कोई परेशानी नहीं है भाई। परेशानी उनको हुई तभी तो विस्तार किया है, और जिनका विस्तार किया है मंत्री के नाम के साथ उसकी जाति बता रहे हैं। जब हम बीजेपी को कहते हैं कि देश भर में जाति का जनगणना होनी चाहिए तो उनको परेशानी होती है, लेकिन जब मंत्री बनाते हैं तो वो उसकी जाति बताते हैं। देखिए, केंद्र में अभी जब मोदी सरकार पिछली बार बनी तो जिन्होंने मंत्री बने तो उन्होंने मंत्रियों की जाति बताई। अभी आप देखिएगा कि यहाँ दिल्ली से सटे हरियाणा में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, तो बीजेपी ने जिन प्रत्याशियों की घोषणा की है उनके नाम के आगे उनके जाति का ब्यौरा है। तो सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी और सांप्रदायिक पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। तो परेशानी उनको हो रही थी तभी तो उनको जाति बतानी पड़ रही है ना। हम तो मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी जाति की राजनीति नहीं की। हमारे नेता ने, आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी ने हमेशा जमात की राजनीति की है, और हमारे नेता तेजस्वी जी मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं? बेरोजगारी की। क्या बेरोजगार हर जाति धर्म का युवा बेरोजगार नहीं है? अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हर वर्ग से युवा बेरोजगार है। महंगाई क्या एक जाति में है? क्या मंत्री की जाति बताने से महंगाई कम हो जाएगी? क्या मंत्री की बीजेपी जो जाति बता रही है उससे पलायन रुक जाएगा? क्या उससे गरीबी रुक जाएगी? आप नीति आयोग के एसडीजी सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसके आप सूचकांक देखेंगे, इंडेक्स देखेंगे, तो उसमें आप पाएंगे कि बिहार गरीबी में सबसे अव्वल है, बेरोजगारी में सबसे अव्वल है, पलायन में सबसे टॉप पे है, साक्षरता दर बिहार में सबसे कम है, प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में सबसे कम है राष्ट्रीय औसत से। बिहार में सबसे कम डॉक्टर और मरीज का रेशियो है, डॉक्टर पेशेंट का जो अनुपात है वो बिहार में सबसे कम है। 20 सालों से बिहार में एनडीए की सरकार है, 2-3 साल आप छोड़ देंगे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। 11 वर्षों से केंद्र में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन सरकार है ना। तो फिर भी बिहार गरीबी में, बेरोजगारी में, पलायन में, साक्षरता दर में, इन सब में क्यों है? हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप मंत्रियों की जाति बताएंगे तो उससे क्या होगा? अच्छा, आप एक बात बताइए हमें, ये कौन सा गवर्नेंस का मॉडल है? मुख्यमंत्री तो वहीं बैठे हैं। आप 2020 में भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुमत में आए, फिर आपने 1.5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया, फिर आप दूसरे दल के साथ आए, फिर 1.5 साल में छोड़ दिया, फिर आए। एक विभाग के 5 साल में आप 5 मंत्री बदलते हैं। क्या काम होगा? क्या विकास कार्य होगा? अब कितना 6 महीना कोड ऑफ कंडक्ट लगने में, आचार संहिता लगने में 6 महीने का समय बचा है। सितंबर में अमूमन लग जाती है। अब मार्च में वो मंत्री अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे संबंधित विभाग का। इन 6 महीने में वो क्या तो विभाग को समझेंगे, क्या विभाग को चलाएंगे? उनके समझने में 6 महीने चुनाव के लिए सब किया गया है। तो चुनाव के लिए नहीं करते तो मंत्रियों की जातियां बताई जाती क्या? अब जो विभाग में मंत्री दूसरा था, अब दूसरा आ गया, वो क्या करेगा? ये बताइए सर कि एनडीए के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि उनके पास नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए सब कुछ है।
नीतीश कुमार के सामने आपके पास तेजस्वी यादव हैं, क्या तेजस्वी यादव सक्षम है नीतीश कुमार को हराने में? तेजस्वी यादव जी इतने सक्षम हैं जी। कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री, बिहार सरकार का पूरा कैबिनेट, तमाम पूंजीपतियों के संसाधन, सारी एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, यहाँ तक कि चुनाव आयोग और बीजेपी और एनडीए शासित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री 2020 में बिहार में थे। प्रधानमंत्री जी ने तेजस्वी यादव को रोकने के लिए कितनी रैलियां की थी? 30 से अधिक रैलियां की। 2020 के चुनाव की बात कर रहा हूँ। अब तो तेजस्वी यादव, वो 5 साल पहले की बात है। अब तो 5 साल में तेजस्वी यादव और आगे मैं बढ़ वही गए कह रहा हूँ, अब तो तेजस्वी यादव इतने सक्षम हो गए हैं। उसके बाद लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं, उसके बाद 5 बार बिहार का भ्रमण करके एक एक जमीन के मुद्दों को उन्होंने स्वयं पहचाना है। 10 सितंबर 2024 से वो बिहार की यात्रा पे निकले थे, कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम में। अभी वो कंप्लीट हुआ है। 6000 किलोमीटर उन्होंने सड़क मार्ग से यात्रा की है और उसके अलावा 8000 से अधिक पंचायतों के नुमाइंदों से स्वयं रूबरू हुए हैं। वो 534 प्रखंड के लोगों से वो स्वयं उन्होंने बात की है। ज़मीन के मुद्दे हैं, उनको जाना है, पहचाना है, समझा है और उसी का प्रतिफल है कि आज उन्होंने ऐसी योजनाओं की घोषणा की है कि जब हम सरकार में आएंगे तो माताओं और बहनों के लिए माई बहन मान योजना लाएंगे, जिसमें उनको 2500 रुपये मिलेगा। जो हमारे सम्मानित वृद्ध जन हैं उनके लिए वृद्धा पेंशन को जो अभी 400 रुपये मिलता है, वो भी 6-6 महीने नहीं मिलती उनको, उसको बढ़ा के 1500 रुपये करेंगे। उसके अलावा जो हमारी निषिक्त जन है, दिव्यांग जन है, उनको 400 रुपये से बढ़ा के 1500 देंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो जितनी भी ये महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और प्लाइन को रोकने का हमारा क्या ब्लूप्रिंट है, रोड मैप है, डोमिसाइल नीति को हम कैसे लागू करेंगे, तो ये जो सारी चीज़ें हैं जी। वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यूथ है तो यूथ के लोगों से बात की है, दिव्यांगजन है तो दिव्यांगजनों से बात की है उन्होंने, महिलाएं हैं तो महिलाओं की तकलीफ़ को समझा है, उनकी परेशानी कठिनाई क्या है और उनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो वो समस्या के साथ साथ संभावनाएं भी तलाश रहे हैं और समस्या के साथ उसका समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, 20 साल से जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि जी 2005 से पहले सृष्टि थी जी, महिलाएं नंगी घूमती थी, कुछ था ही नहीं। ये एक नेगेटिव अप्रोच है। आप 20 साल से सत्ता में, 11 साल से केंद्र में हैं, आप अपनी उपलब्धियां बताइए ना। तेजस्वी यादव तो 17 महीने में सरकार में आए, मतलब तेजस्वी यादव ने ऐसी लंबी लकीर खींच दी है कि तेजस्वी यादव आगे आगे चल रहे हैं और पूरी बिहार सरकार और जितने उनके 5-6 सहयोगी दल हैं वो उनके पीछे चल रहे हैं। आप पत्रकार बंधु हैं, दिल्ली में किसी आप बिहार के नेता का इंटरव्यू लीजिएगा तो तेजस्वी यादव को गाली देते हैं, कोसते हैं। बिहार में लीजिएगा, चाहे बीजेपी के हों, जदयू के हों या अन्य उनके 3-4 सहयोगी दल हैं, खाली तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव ने लकीर खींची पूरे देश में। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे किसी भी विचारधारा से आप बंधे हुए हो, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के आप ईमानदारी से सोचिए कि इस देश में नौकरी का और रोजगार का सकारात्मक विमर्श किसने शुरू किया? तेजस्वी यादव जी ने। उन्होंने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। आपको उम्मीद है कि इसका फायदा मिलेगा चुनाव में? मैं वही कह रहा हूँ कि जब उन्होंने सितंबर 2020 में कहा कि मैं पहली कैबिनेट में पहली कलम से युवाओं को 10 लाख नौकरियां दूंगा, तो दिल्ली के भी जो प्रबुद्ध लोग थे, किसी ने उस चीज़ पे विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने ब्लूप्रिंट बनाया है, मल्टी लेयर्ड रिसर्च की है, उस रिसर्च के उपरांत मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि कैसे नौकरी दी जा सकती है। तो उन्होंने बताया कि इतने पद बिहार सरकार में रिक्त हैं, उसके अलावा इस रेशियो में हम नौकरी देंगे तो इतने पद हम नए सर्जित करेंगे, नए पदों के सृजन के उपरांत हम ऐसे नौकरी देंगे, इतने दिन में देंगे। उसके उपरांत बीजेपी ने, माननीय वित्त मंत्री वहाँ गई, उन्होंने कहा कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। उसके बाद क्या हुआ, नवंबर 2020 में इनकी सरकार बनी और अगस्त 2022 तक कितने लोगों को नौकरी मिली?
नहीं मिली। तेजस्वी यादव जी अपनी शर्त के साथ सरकार में आए कि हम जातिगत जनगणना करेंगे, आरक्षण को बढ़ाएंगे और इतने लाख लोगों को नौकरी देंगे, मेरा वादा है। मुझे लंबी राजनीति करनी है, मैं जनता से झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे डिलीवरी देनी है, मेरा अपना एक जो गवर्नेंस का मॉडल है उसको लागू करना है। उन्होंने अपने जितने विभाग थे, इवन उन सब में कहा शिक्षा विभाग आरजेडी के अधीन था, नहीं तो जिस दिन से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट कभी भी उन्होंने बीजेपी को नहीं दिया, जदयू में रखा। जदयू में रखने का क्या प्रतिफल हुआ कि 3 लाख नौकरियां पाइलअप कर गई, जो रिक्रूटमेंट, मतलब 3 लाख पद रिक्त थे। ये तो उनका गवर्नेंस मॉडल है नीतीश जी का। मतलब उनको पता ही नहीं था कि इस बिहार में ना 7 लाख पद रिक्त है। वो बोलते थे कि अपने बाप के यहाँ से पैसे लाएगा, कहाँ से नौकरियां देगा, कहाँ से पैदा करेगा। उनकी नाक के नीचे 7 लाख पद रिक्त थे। जो मुख्यमंत्री 15 साल से सरकार में थे उनको पता नहीं कि मेरी सरकार में 7 लाख पद रिक्त हैं। वो तो तेजस्वी यादव ने बताया तो वो विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि वो अपने से ज्यादा ज्ञानी किसी को समझते नहीं है। नीतीश कुमार जी, उनको लगता है कि पूरे ब्रह्मांड की जो जानकारी है, जो अनुभव है, सिर्फ मेरे पास है। वो हमारे सम्मानित है, अनुभवी है, लेकिन एक जो जनरेशन गैप होता है ना, बिहार सबसे युवा आबादी वाला प्रदेश है। आप लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार का? बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हम क्यों करेंगे? हम तो जनता का इंतजार कर रहे हैं और जनता हमारा इंतजार कर रही है। नीतीश कुमार का तो जनता इंतजार कर रही है कि अब इन्होंने बहुत सेवा कर ली है, अब इनको आराम से घर पे रहें, अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हम तो इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, जो जनता कर रही है उसका इंतजार हम कर रहे हैं। सर, आप लोग आए जनता तो बेसब्री से चुनावों का इंतजार कर रही है। आप लोग आए दिन ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि बिहार में सब कुछ प्रशासन के हाथ में है, नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के साथियों के हाथ में कुछ नहीं है। जब आप लोग सरकार में थे तो क्या उस वक्त भी कुछ ऐसा अनुभव आप लोगों को हुआ कि सब कुछ ब्यूरोक्रेट्स चला रहा है बिहार में? मैं तो कह ही रहा हूँ ना, अगर ब्यूरोक्रेट्स चला रहा है ये यथार्थ है, अनुभव हुआ, इसीलिए हमने कहा कि इतनी लाख नौकरियां। ब्यूरोक्रेट्स ने पहले क्यों नहीं बताया मुख्यमंत्री को कि बिहार में इतनी नौकरियां हैं? ब्यूरोक्रेट्स ने तो बिहार में संविदा का फॉर्मेट लेके आए, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स का। कोई क्यों, जब सरकारी नौकरियां तो क्यों कॉन्ट्रैक्चुअल पे करेगा? आप क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी कर लेते भाई? आप क्यों यूपीएससी के जरिए परमानेंट नौकरी लेके आते हैं? आप तो रिटायर हो जाते हैं, जो कि सरकार ने एक नियम बना रखा है, आप 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे और आप 70 तक एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पाते हैं। रिटायर होने के बाद फिर खोजते हैं कि मुख्यमंत्री हमको कहीं एडजस्ट कर दे, और बिहार का युवा सड़कों पे घूमेगा। ब्यूरोक्रेट का क्या मतलब होता है? नौकरशाह। नौकरशाह वो जनता का नौकर होता है, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको शाहों का शाह बना दिया। उन्होंने जनता पे उनको शहंशाह बना के बिठा दिया। ब्यूरोक्रेट जनता का नौकर होता है और नेता भी जनता का नौकर होता है, सेवक होता है। लेकिन इन्होंने तो, नीतीश कुमार जी ने तो नौकरशाह की परिभाषा ही बदल दी, उसको शहंशाहों का शहंशाह बना दिया है, शाहों का शाह बना दिया है नौकरशाह को नीतीश कुमार जी ने। आप पूछ ले, देखिए 10 साल में जो अधिकारी रिटायर हुआ है जिस सेवा से, वो आज सिस्टम का पार्ट है। अधिकारी छोड़िए, किसी विभाग का जो प्रमुख है, अभियंता प्रमुख भी है या चीफ इंजीनियर भी है या किसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी है, वो भी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पा रहा है। परसों की कैबिनेट में आपने देखा होगा पीएमसीएच के जो हैं उनको तीसरी बार बनाया है। क्यों भाई? जो आपके बाद के नीचे हैं उनका नंबर नहीं आएगा क्या? अगर आप लोग सरकार में आइएगा तो ये सारी चीज़ें आप लोग साफ सुथरा कीजिएगा। भाई हमने कहा बिहार सबसे युवा आबादी वाला प्रदेश है। बिहार में जो प्रतिभा है, बिहार के लोगों में जो कौशल है, जो मेहनत करने की शक्ति है, कहीं नहीं है। बिहार के लोग तो अन्य राज्यों को भी चला रहे हैं, तो वही बिहार के लोग बिहार राज्य को क्यों नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि जो हमारी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मुखिया होता है जी, वो जैसा चलाएगा वैसा अधिकारी चलेगा ना। अब जब मुखिया ही थका हुआ होगा, मुखिया का अपना विजन नहीं। आपने 2020 के चुनाव में माननीय नीतीश कुमार जी क्या कहते थे? बिहार में उद्योग धंधे नहीं लग सकते क्योंकि बिहार में समुंदर नहीं है। बिहार में उद्योग धंधे नहीं लग सकते क्योंकि यहाँ कोई आता नहीं है। अभी आपने 1 महीना पहले देखा होगा 6-7 प्रदेश जो विकसित हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, उनके मुख्यमंत्री जनेवा में और कहाँ का विदेशों में इन्वेस्टमेंट अपने प्रदेश में लाने के लिए गए हुए थे। ये हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इस नकारात्मक सोच और प्रवृत्ति के हैं कि बिहार में, पटना राजधानी में जो निवेशक आए,
जो इन्वेस्टर मीट हुई वहाँ नहीं गए मुख्यमंत्री हाउस से, और ज्ञान भवन कितनी दूर है भाई, 3 किलोमीटर भी जाके नहीं मिले उनसे। जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं दीजिएगा, राज्य का मुखिया नहीं मिलेगा, तो कहाँ से निवेश आएगा। जब राज्य के मुख्यमंत्री की ये सोच हो कि मेरे प्रदेश में समुद्र नहीं है, अरे आपके पास मानव बल है, जो ह्यूमन रिसोर्स बिहार के पास है वो किसी राज्य के पास नहीं है। तो क्यों जब वही बिहार का आदमी तमिलनाडु में जाके, महाराष्ट्र में जाके, गुजरात में जाके वहाँ की इंडस्ट्री को चला रहा है, हर पोजीशन पे है वो, तो वो बिहार में क्यों नहीं हो सकता। एक इच्छा बल होना चाहिए। जैसे मैं युवाओं से, इच्छा बल आप लोग में है। मैं दुनिया ने देखा है, जो लोग कहते थे कि नौकरियां देना असंभव है, मतलब आप ये समझिए, मैं ये राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, आप युवा, मैं भी युवा हूँ। आप जरा ये सोचिए, क्या आप ऐसी सरकार को चुनेंगे जिस सरकार को ये नहीं पता कि मेरे प्रदेश में 7 लाख रिक्तियाँ हैं और बिहार से पलायन हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं नौकरी के लिए, आप अपने राज्य में क्यों नहीं देंगे भाई। और आप कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कितनी सैलरी दे रहे हैं उसके ऊपर आप जीएसटी दे रहे हैं 18%। उसको बाहर की कंपनियां, वो भी बाहर की कंपनियां उनको रिक्रूट करती हैं, कमीशन वो खाती हैं। बिहार को मिलता है क्या आखिर में। तो वो तेजस्वी यादव ने विजन रखा, उन्होंने नौकरी दे के दिखाई, इच्छा शक्ति थी ना, नहीं तो पहले क्यों नहीं हुआ। अच्छा, 17 साल में 5 लाख नौकरियां नहीं मिली, और वो 17 महीने में कैसे मिली, इसका तो कोई तो जवाब होगा, चाहे नीतीश कुमार जी दें या बिहार की जनता दे। 17 साल में उसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2.5 लाख नौकरियां क्यों नहीं मिली, और वो 17 महीने में जब आरजेडी के कोटे में शिक्षा विभाग आया तभी क्यों मिली। इसके तो आप किसी को तो दाद देंगे, किसी को तो उसका क्रेडिट देंगे ना भाई। या तो आप ये मानिए कि 17 साल में हमने ध्यान नहीं दिया, हमें ये नहीं पता था कि इस विभाग में 2.5 लाख नौकरियां हैं, और फिर तेजस्वी यादव ने दे दी तो बोलते कि नहीं, वो तो क्रेडिट ले रहे थे। अरे भाई, तेजस्वी यादव ने तो आइडेंटिफाई किया कि यहाँ इतनी नौकरियां हैं, आप क्यों नहीं कर पाए। या तो आपको अधिकारी भ्रमित कर रहे थे, या आप स्वयं भ्रमित थे, या आप सच्चाई से रूबरू नहीं होना चाहते थे, कोई तो बात रही होगी ना। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही बहुत है। नहीं, हम पे क्या है, हम एक अदने से कार्यकर्ता हैं, पार्टी ने हमें जिम्मेवारी, कार्यकर्ता नहीं, तेजस्वी यादव के करीबी हैं। नहीं, किसी को भी मुख्यमंत्री लोकतंत्र में बनाने की जिम्मेवारी महान जनता मालिकों को होती है। जनता जिसे चाहती है उसे बनाती है। 2020 में भी जनता ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया था। आप हमारे और इनके एनडीए के वोट में देखेंगे 12,756 वोट का अंतर था। वो 12,756 वोट का अंतर 10 से 12 सीटों में तब्दील हो गया। मैंने कहा ना, एजेंसियों की इतिहास में प्रथम बार ऐसा हुआ कि चुनाव आयोग को उस दिन 10 नवंबर 2020 को चुनाव नतीजों के दिन 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और देखिए, ये विडंबना है कि 12,756 वोट का डिफरेंस था, और जब 3 उपचुनाव हुए और उसमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो हम लोगों को मिला और जो सरकार में लोग बैठे थे उनसे ज़्यादा था, लेकिन सरकार में कोई और बैठा हुआ था। तो लोगों को तो ये लोग टारगेट कर रहे हैं। वही लोग जो 4.5 लाख नियोजित शिक्षक थे, जो 11-12 वर्ष से सड़क पे अपना आंदोलन कर रहे थे, उनको राज्यकर्मी का दर्जा क्यों नहीं मिला पहले। तेजस्वी यादव के बाद आने को क्यों मिला। तेजस्वी यादव के आने के बाद 17 महीने में ही, क्या हमको नहीं पता कि आईटी पॉलिसी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी, आईटी का ज़माना है। वो 17 महीने, तेजस्वी यादव के 17 महीने में आईटी पॉलिसी क्यों बनी। तेजस्वी यादव के 17 महीने में स्पोर्ट्स पॉलिसी क्यों बनी कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, पहले क्यों नहीं बनी। क्या पहले किसी का ख्याल नहीं आया, उनके दिमाग का फ्यूज उड़ा हुआ था। अधिकारी क्या कर रहे थे, तेजस्वी यादव ने बताया ना। उस टूरिज्म पॉलिसी क्यों नहीं बनी 17 साल में, वो तेजस्वी यादव ने 17 महीने में क्यों बनाई कि टूरिज्म पॉलिसी बनाने से ये फ़ायदा होगा। तेजस्वी यादव पर्यटन मंत्री थे, पर्यटन विभाग कौन लेता है इस बड़े कद का नेता। तेजस्वी यादव ने लिया चुनौती के स्वरूप, और 2023 में उनके पर्यटन रहते हुए बिहार में सबसे ज़्यादा 8 करोड़ पर्यटक आए बिहार में। तो जो मैं विजन की बात कर रहा हूँ, पहले क्यों नहीं हुआ। पहले बिहार में स्पोर्ट्स पॉलिसी, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी क्यों नहीं आई। उन्होंने तो एडवर्टीजमेंट पॉलिसी भी नगर विकास विभाग में बात की थी, लेकिन कहाँ अटक गई है पता नहीं। तो वो तो, अच्छा आप एक बात बताइए कि तेजस्वी यादव तो थे, हर दिन आप देखते थे कि आज नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा है, आज हो रहा है, आप कहाँ देखते हैं। तेजस्वी यादव के कार्यकाल में आपको याद हो, मैं रिमाइंड करा दूं
गृह विभाग में बिहार पुलिस में 1 लाख पदों की कैबिनेट से पास हुआ, 27,000 पदों पे नियुक्ति हुई, लेकिन वही एक रिटायर्ड अधिकारी को इन्होंने उसका आयोग का बना दिया चेयरमैन, वो लीक हुआ, आज तक वो उलझी पड़ी है। और बाकी जो 73,000 होनी थी उनका कोई अता पता नहीं है। 1 साल हो गए तेजस्वी यादव को तो सरकार से गए हुए, 14 महीने हो गए। क्या स्टेटस है भाई उसका? एक युवा को, एक विजनरी लीडर को जो पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करता है, उसको आप अगर कोई जिम्मेवारी देते हैं तो वो दिन रात मेहनत करके काम करता है। ये सब चीज़ें आपके नेता में है? नेता में उन्होंने करके दिखाया है। अगर मैंने कोई झूठी बात कही है तो आप मेरे को करेक्ट करें। मैं सारी फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, सारी तथ्यात्मक बातें हैं जिसको कोई नहीं झुठला सकता। अब नीतीश कुमार के बेटा भी देखिए कि निशांत कुमार कई जगहों पे अपने पिता के लिए वो काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मीडिया से। अच्छी बात है। राजनीति, मैंने कहा बिहार सबसे अधिक युवा आबादी वाला राज्य है। अगर उसमें युवा राजनीति में आते हैं, क्योंकि एक युवा की समस्या को, युवा के सपनों को, युवा की आकांक्षा को एक युवा ही समझ सकता है। अगर वो आते हैं 45-46 साल की उम्र में भी अगर वो आ रहे हैं तो स्वागत योग्य है, आना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव तो जब 2015 में पहला चुनाव लड़े, उससे पहले 5 साल उन्होंने धूल फांकी थी। 3 बार बिहार का युवा सम्मेलन और युवा चेतना रैली के माध्यम से हर जिला का 2 बार दौरा किया था। 4 साल काम करके संगठन में कोई जगह नहीं लेके फिर 2015 के चुनाव में पार्टी ने उनको लड़ने की जिम्मेवारी दी थी। अभी भी संगठन में उनको कोई पद नहीं है, वो नेता विरोधी दल है। अभी भी पार्टी के लिए एक अदने से कार्यकर्ता के तौर पे वो काम करते हैं। तो कोई भी युवा हो, आप भी युवा, आपको भी आना चाहिए। आप भी समाज सेवा कर रहे हैं इसके जरिए। तो वही है, राजनीति में कोई बनने के लिए थोड़े आता है। समाज सेवा का माध्यम अलग हो सकता है। आपने पत्रकारिता को चुना, आप भी लोकतंत्र का एक स्तंभ हैं। कोई चुनावी राजनीति में आता है तो सबको आना चाहिए। बिहार तभी आगे बढ़ेगा। जात पात से ऊपर उठ के ये मंत्रियों की जाति बताने से बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। आप जमात के लिए क्या करते हैं, उससे बिहार आगे बढ़ेगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए।